हेलो गाइस, दिस इज़ कनिका। आज मैं आपके लिए बीएड फर्स्ट ईयर का जो ग्रोइंग अप एज अ लर्नर वाला सब्जेक्ट है उसका असाइनमेंट लेकर आई हूँ, जो आपको प्रैक्टिकल्स के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो अभी तक भी आपकी प्रैक्टिकल डेट नहीं आई है। जैसे ही प्रैक्टिकल डेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। और आपके 22 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं ही, तो आप अपनी प्रिपरेशंस कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो जो ये है आपकी इंडेक्स, और इसमें आपको लिखने से शिक्षा, मनोविज्ञान, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र लिख सकते हैं, अधिगम लिख सकते हैं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत लिख सकते हैं, स्किनर का सिद्धांत लिख सकते हैं, पावलोव का सिद्धांत लिख सकते हैं। आप कोई भी टॉपिक अपने मनपसंद चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो इतने सारे टॉपिक्स हैं उसमें थॉर्नडाइक है, स्किनर है, पावलोव है, ठीक है। इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? शिक्षा मनोविज्ञान, जिसको क्या बोलते थे? एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान एक नया विज्ञान है जिसमें दो शब्द शिक्षा एवं मनोविज्ञान निहित है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जिसका संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है। साइकोलॉजी अलग होती है। जब वो साइकोलॉजी एजुकेशन से रिलेटेड हो जाती है तो उसको एजुकेशन साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। सरल एवं शाब्दिक अर्थ में शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। कुछ समय पूर्व तक मनोविज्ञान को मनोविज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा के रूप में माना जाता था, परंतु अब अध्ययन के विस्तार एवं विभिन्न स्वतंत्र खोजों के कारण शिक्षा मनोविज्ञान को एक पृथक क्षेत्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है। इस तरह से आप इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। फिर आप लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, जो अलग अलग साइंटिस्ट देते हैं। जैसे कोलेस्निक के अनुसार क्या बोला है इन्होंने कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और निष्कर्षों का प्रयोग है, ठीक है। एक डेफिनेशन स्किनर ने भी दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत उन निष्कर्षों का प्रयोग किया जाता है जो विशेष रूप से शैक्षिक परिस्थितियों में मानव के व्यवहार तथा अनुभवों से संबंधित होते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है एजुकेशन साइकोलॉजी अगर आपके एग्ज़ाम में भी आता है तो आप ऐसे ही करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन देंगे थोड़ा कि साइकोलॉजी क्या होता है 1-2 लाइन में, फिर बताएंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। 5-6 लाइन में थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद आप खुद कोई भी 2 डेफिनेशंस लिखनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखेंगे, कोई भी आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में 2, जो भी आपको याद रह जाए, ईजी लगे। अगर एक बार को नहीं याद रही तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आप डेफिनेशंस लिखेंगे ना तो उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कोशिश करिएगा कि 2-2 डेफिनेशंस सभी टॉपिक्स की याद करें। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट में और सभी टॉपिक्स में आपको 2-2 डेफिनेशंस ज़रूर लिखनी है हर किसी की, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और सिर्फ ऐसे नहीं कि डेफिनेशंस, मतलब ये भी लिखनी है कि ये डेफिनेशन किस साइंटिस्ट ने दी। जैसे कोलोस्निक के अनुसार या स्किनर के अनुसार, उसमें आप लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के हैं तो अकॉर्डिंग टू स्किनर, अकॉर्डिंग टू ऐसे, ठीक है। फिर आता है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में अब तक जो अध्ययन हुए हैं उनके आधार पर इसकी प्रकृति को हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। यह मनोविज्ञान की एक शाखा है। ऐसे कुछ आप पॉइंट्स 4-5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति में आ गए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आ गया शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। इसी तरह आपको इसके बारे में लिखना है, शिक्षा मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है। फिर आपको ये बताना है जो वंशानुकरण है या वातावरण है। फिर विकास की हेडिंग डाल के उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। फिर वैयक्तिक विभिन्नताएं के बारे में लिखना है। फिर अधिगम के बारे में थोड़ा सा लिखना है। फिर मनोशारीरिक तत्व, मानसिक प्रक्रियाएं और निर्देशन और परामर्श। आपको 1-1, 2-2 लाइन लिखनी है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। फिर आता है अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। तो सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है। जन्म के कुछ टाइम बाद ही वह जिनके भी संपर्क में आता है उन्हीं की क्रियाओं का अनुकरण करने लगता है। मनोविज्ञान में सीखने शब्द का प्रयोग 2 रूपों में होता है, एक क्रिया के रूप में, दूसरा परिणाम के रूप में, ठीक है। प्रक्रिया रूप में सीखने का अर्थ उस प्रक्रिया से होता है जिसके द्वारा मनुष्य नए नए तथ्यों का ग्रहण करता है और नई नई क्रियाओं को करना सीखता है। और परिणाम के रूप में सीखने का अर्थ मनुष्य के उस व्यवहार परिवर्तन से होता है जो नए नए तथ्यों की जानकारी और नई नई क्रियाओं में प्रशिक्षण के फलस्वरूप होता है, ठीक है।
फिर इस तरह आपको कुछ अधिगम की विशेषताएं लिखनी है। जैसे अधिगम अनुभवों को प्राप्त करता है, अधिगम पर व्यक्ति का अनुकूलन निर्भर रहता है, अधिगम विकास पर आधार है। इस तरह आपको विशेषताएं लिखनी है। फिर आपको प्रकृति लिखनी है। जैसे अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अधिगम विकास की अविरल प्रक्रिया है, अधिगम वातावरण में अनुकूलन प्रक्रिया है, अधिगम विकास की प्रक्रिया है और अधिगम उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें इन सब में आपको एक एक दो दो लाइन लिखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। फिर आता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जो थॉर्नडाइक ने किस पर किया था, कैट पे किया था। तो आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है। जैसे कब किया था, 1913 में किया था, कि 1913 में थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ठीक है, और संबंधों का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया मनुष्य के मस्तिष्क से संपन्न होती है तथा यह प्रक्रिया परिस्थितियों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों का परिणाम होती है। अब इन्होंने किया क्या था, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की पुष्टि हेतु अनेक प्रयोग किए। अपने एक प्रयोग में उन्होंने भूखा बिल्ली, जो भूखी बिल्ली थी, उसको पिंजरे में बंद कर दिया, ठीक है। फिर इस पिंजरे का दरवाज़ा एक चटकनी से कर दिया, मतलब अटैच की, चटकनी दबाते ही वो दरवाज़ा खुलता है, ठीक है। फिर उन्होंने पिंजरे के जो बाहर है वो मछली के मांस का टुकड़ा एक रख दिया, ठीक है, जिससे वह बिल्ली को एकदम दिखाई दे वो मांस का टुकड़ा, ठीक है। फिर बिल्ली ने अपनी हरकतें शुरू करी, ठीक है। वह काफ़ी देर तक पिंजरे के बाहर निकलने की कोशिश करती रही, ठीक है, लेकिन निकल नहीं पाई। संयोग से एक बार उसका पैर जो है वो उस पर चटकने पे पड़ गया, ठीक है, और दरवाज़ा खुल गया, ठीक है, और जिससे दरवाज़ा खुलते ही फिर उसको वो मछली मिल गई, ठीक है। इस प्रयोग को थॉर्नडाइक ने फिर दोबारा दोहराया। तो लास्ट में क्या हुआ कि उसे पता चल गया कि यहाँ से दरवाज़ा खुलेगा, ठीक है। तो अब ये इधर उधर नहीं ढूंढती, पहले तो सारे को ढूंढ रही थी कहीं इधर कि दरवाज़ा कैसे खुलेगा, खाना कैसे लूँ। अब वो डायरेक्ट चटकनी पे हाथ मारती है और एकदम दरवाज़ा खुलता है और खाना ले लेती है। यही था थॉर्नडाइक का प्रयोग। तो आप तो पहले इसमें ये पूरे लिख देंगे कि इसने क्या क्या किया था, और फिर इसके नीचे गुण बता देंगे, ठीक है। गुण में इस सिद्धांत के आधार पर सीखने से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण नियमों की खोज हो सकी है। यह सिद्धांत शिक्षण की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा के महत्व को स्पष्ट करता है, ठीक है, ऐसे बता देंगे। फिर इसके लिमिटेशंस बता देंगे। इसके लिमिटेशंस क्या है, इस सिद्धांत के द्वारा अधिगम की विधि के संबंध में तो जानकारी प्राप्त हो जाती है, परंतु अधिगम के कारण पर यह कोई प्रकाश नहीं डालता, ठीक है। इस सिद्धांत के द्वारा अधिगम की प्रक्रिया यांत्रिक रूप से संपन्न होती है, ठीक है। अब ये बताना है फिर कि जो ये थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट है, इसका शिक्षा में क्या यूज़ है। तो इसका ये यूज़ है कि छात्रों को अधिगम से उनकी अभिवृत्ति का विशेष संबंध होता है, अतः छात्रों को कुछ भी सिखाने से पूर्व अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास नितांत आवश्यक है। समस्या समाधान के क्षेत्र में इस सिद्धांत का सफल प्रयोग किया जा सकता है। छात्रों को उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का अंतर यथावश्यक निर्देशन प्रदान किया जाना चाहिए, ठीक है। फिर आ गया स्किनर का प्रयोग, ठीक है। ये तो थॉर्नडाइक एक्सपेरिमेंट चल रहा था जो उसने बिल्ली पर किया था। अब चलेगा स्किनर का, जो किस पे किया था, स्किनर ने रैट पर किया था, यानी चूहों पर किया था। इन्होंने क्या किया था कि सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिय सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु स्किनर ने सफ़ेद चूहों का प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया कि बक्से में, स्किनर के बक्से लीवर लगाकर उस लीवर का संबंध एक प्याली से कर दिया। इस लीवर को दबाने से खट की ध्वनि के साथ ही प्याली में भोज्य पदार्थ का टुकड़ा आ गिरता है। लीवर के स्थान पर ही बक्से में प्रवेश का मार्ग भी रखा गया। स्किनर ने लीवर के पास बने मार्ग से चूहे को उस बक्से में छोड़ दिया। प्रवेश करते समय चूहे का पैर स्वाभाविक रूप से उस लीवर पर पड़ा तथा खट की ध्वनि हुई। इसके साथ ही चूहे बक्से में प्रवेश कर गया और उसने वहाँ रखे खाद्य पदार्थ को खा लिया। स्किनर के द्वारा इस प्रयोग की कई बार पुनरावृत्ति की गई तथा उन्हें देखा कि भूख लगने पर चूहा उस लीवर को बार बार दबाना सीख गया। स्किनर ने लीवर की क्रिया के चयन के निम्नलिखित कारण बताते हैं कि यह क्रिया चूहे हेतु अत्यंत सहज है। इस क्रिया में अन्य व्यवहार स्वाभाविक नहीं होता, ठीक है, ऐसे।
फिर आपको इसका अर्थ बता देना है कि ये सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया क्या होती है, इसका क्या अर्थ होता है, इसके क्या प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, अनुक्रियात्मक अनुक्रिया, निगमित अनुक्रिया। ठीक है, ये आपको बता देना है। फिर पुनर्वलन का अर्थ भी बता देना है। ठीक है, फिर इसके प्रकार बताने हैं कि सकारात्मक पुनर्वलन और नकारात्मक पुनर्वलन। ठीक है, फिर आपको सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग बताना है। जैसे आपने अभी थॉर्नडाइक का शिक्षा में प्रयोग बताया, ऐसे इसका भी बताना है। फिर आता है आपका पावलोव का प्रयोग। इसने किस पर किया था, इसने एक डॉग पर किया था। इसने क्या किया था कि सबसे पहले जैसे एक अनस्टिमुलस जो वो होता है स्टिमुलस, वो दिया। मतलब जैसे पहले इसने खाना दिया तो स्वाभाविक सी बात है लार आएगी। ठीक है, चलो मैं आपको ये पढ़ के बताती हूँ, फिर बताती हूँ कि पावलोव ने एक कुत्ते की लार गिनती का ऑपरेशन करके उसके गले में लार को एकत्रित करके हेतु कांच की एक नली लगाई। इसके उपरांत कुत्ते को भूखा रखा गया। ठीक है, उसे भोजन देने से पहले कुछ दिनों तक घंटी बजाई गई। इस प्रयोग के आधार पर पावलोव ने यह देखा कि घंटी के बजते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती है। कुत्ते के द्वारा की जाने वाली इस अनुक्रिया को ही उसके द्वारा संबंध सहज क्रिया की संज्ञा दी गई। पावलोव ने यह निष्कर्ष निकाला कि कुत्ते के समान बालक भी एक कृत्रिम उद्दीपन में संबंध होकर क्रिया करना सीख लेता है। इस संबंध में गिलफ्रोट कहते हैं कि इस तथ्य की सामान्य व्याख्या यह है कि जब 2 उद्दीपक बार बार दिए जाते हैं, पहले नया बाद में पुराना, तो इस समय पहली क्रिया भी प्रभावशाली होती है। ठीक है, इसमें आपको ना, अगर ये आपके एग्ज़ाम में आए तो आप इस तरह मत लिखना, आप इसको डायग्राम सहित दिखाना। ठीक है, 4 फेजेस में होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। पहले डॉगी बना देना, ठीक है, छोटा सा डॉगी, और या फिर डॉग्स लिख देना, बनाना मत, डॉग लिख देना, और वो दिखा देना खाना। ठीक है, डॉग प्लस फूड लिख देना, तो क्या होगा, सलाइवेशन होगा, यानी लार आएगी। फिर सेकंड स्टेप में आप क्या लिख सकते हो कि डॉग प्लस बेल, क्योंकि अगर सिर्फ आप खाली बेल बजा रहे हो तो लार नहीं आएगी। ठीक है, और इसने फिर क्या किया था, पावलोव ने क्या किया था, इसने दोनों स्टार्ट किया। मतलब पहले घंटी बजाई, खाना दे दिया, घंटी बजाई, खाना दे दिया, तो क्या होने लगा, तीसरे में आप यही दिखाओगे, डॉग प्लस फूड प्लस बेल, और सलाइवेशन हो गया, क्योंकि घंटी बजाई, खाना आ गया, क्योंकि खाना था। और फोर्थ स्टेप, मेन जो स्टेप है वो है कि फिर जो डॉगी की लार है ना, वो सिर्फ घंटी बजते पे ही आने लगी। तो खाली उसने रिंग बजाई, बेल बजाई, और सलाइवेशन हो गया। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, पहले जब सिर्फ बेल बज रही थी जब सलाइवेशन नहीं हो रहा था, लेकिन जब दोनों को एक साथ दिया गया, खाने से पहले बेल बजाई गई, तो सिर्फ बाद में बेल बजते ही सलाइवेशन होने लगा डॉगी का। यही था पावलोव का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो उसने फूड पर किया था, डॉग पर किया था। ठीक है, वो तो इसने जो नली वगैरह लगाई वो मेज़र करने के लिए लगाई कि सलाइवेशन कितना हो रहा है। ठीक है, तो फिर बाद में ये पता चला कि सिर्फ बेल बजने पे ही सलाइवेशन होने लगा, क्योंकि बहुत दिनों तक लगातार किया कि बेल बजते ही खाना दे दिया। इस तरह से आप पहले कुछ लिखना उसके बारे में, पावलोव के बारे में इंट्रोडक्शन, और ये पूरा प्रोसेस थोड़ा बहुत, और फिर उसके बाद ऐसा छोटा सा डायग्राम ज़रूर बनाना। ठीक है, आप ऐसे सारे थॉर्नडाइक में भी एक्सपेरिमेंट में बना सकते हो। इससे ना बहुत अच्छी कॉपी लगती है और अच्छा वो पड़ता है एक्सप्रेशन, और टीचर को ये लगता है कि बच्चे को आता है, तो ये बिना पढ़े ही वो दे देगा मार्क्स। ठीक है, फिर आपको लिखना है कि अनुकूलित अनुक्रिया को नियंत्रण करने वाले कारक, तो भावात्मक प्रेरक, उद्दीपनों की पुनरावृत्ति, अनुक्रिया का प्रभुत्व, 2 उद्दीपनों में समय का संबंध, ये आपको 4 लिखने हैं, इसमें 2-2 लाइन लिख देना। फिर अनुकूलित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक, अभिप्रेरक, बुद्धि, आयु, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, फिर इसके प्रानुकूलित अनुक्रिया लिख देना। फिर अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का मूल्यांकन, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका, इसका भी है, ये आप लिख लेना इस तरह। और फिर लास्ट में अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग। सो फ्रेंड्स, ये था आपका ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का असाइनमेंट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।